हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके संवैधानिक उपबंधों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आज इस क्लास के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित प्रावधान हैं। इसके साथ साथ जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत में सर्वोच्च अधिकारी पदों में से एक होते हैं, अर्थात महान्यायवादी का पद भारत के सबसे ऊंचे या उच्च अधिकारियों में से एक माना जाता है। इसके साथ साथ ये भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि इनका पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी ऊंचा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो बात हम कर रहे हैं ये भारत सरकार के संदर्भ में कर रहे हैं। भारत सरकार के मामलों से संबंधित, भारत सरकार के क्रियाकलापों से संबंधित जो भी विधिक अधिकारी होते हैं, कानूनी सलाह देने वाले अधिकारी होते हैं, उनमें सबसे उच्च कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? महान्यायवादी को माना जाता है। ये जो होते हैं ये भारत सरकार के लिए एक वकील के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं, यानी भारत सरकार से संबंधित कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जाता है तो उसकी पैरवी कौन करता है? महान्यायवादी। अब इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में दिया गया है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत। नियुक्ति के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आप ये तो कॉमन सी बात है, किसी इंग्लैंड के व्यक्ति को तो भारत का महान्यायवादी बनाया नहीं जाएगा। तो इसकी नियुक्ति के लिए सबसे पहली योग्यता ये भी है कि इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने से क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? ऐसा कोई भी अधिवक्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तो ये होती है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। तो इस योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति ही भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस समय सीधे सीधे संबंध में हम ये जान सकते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही जो है योग्यता रखता है। कार्यकाल के विषय में बात करें तो संविधान में इनके निर्दिष्ट कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में कोई निर्दिष्ट कार्यकाल नहीं बताया गया है महान्यायवादी के विषय में। ये जो होते हैं कब तक कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति आपने देखा, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और किसकी सलाह पर की जाती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो इनके कार्यकाल के विषय में अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके साथ साथ ये स्वतः अपना त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं, यानी जब तक ये चाहें तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और तब इन्हें ये ऐसा लग जाता है कि मुझे अब इस पद पर नहीं रहना है तो ये अपना स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद की सलाह पर चूंकि महान्यायवादी की नियुक्ति की गई थी, तो अगर मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है या फिर सरकार गिर जाती है तो उस संबंध में भी महान्यायवादी का पद जो है समाप्त हो जाता है। यानी कार्यकाल के विषय में अगर बात करें तो संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति की कृपा रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके साथ साथ ये स्वयं इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। और अगर मंत्रिपरिषद की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है, तो महान्यायवादी का पद भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित सभी कानूनी मामलों पर ये केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। ये राष्ट्रपति अगर चाहता है कि ये मैटर्स हैं, ये मसले हैं, इन पर केंद्र सरकार को सलाह देनी है, तो वो सलाह देने का कार्य कौन करता है? महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनी या विधिक मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह दे।
इसके अलावा महान्यायवादी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा उचित समझे जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी भारत के महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। ये क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने का कार्य करते हैं और किसी भी कोर्ट में इनको सुनवाई का अधिकार होता है। ये भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के जो है सुनवाई कर सकते हैं भारत सरकार की ओर से, चाहे वो किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो। ठीक है, तो ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। इसके साथ साथ इन्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है महान्यायवादी से संबंधित, वो ये है कि संसद की दोनों समितियों में इन्हें भाग लेने का अधिकार है। संसद की संयुक्त बैठक हो रही है उसमें भी इन्हें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन संसद के संबंध में मत देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। महान्यायवादी से संबंधित यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है। ठीक है, तो वो है महान्यायवादी। ये संसद सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की दोनों समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। इसके अलावा इनको अधिकारों की बात करें कि इनको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, इनको कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, तो जो सांसदों को मिलने वाले अधिकार होते हैं वही महान्यायवादी को दिए जाते हैं। यानी महान्यायवादी को कौन से अधिकार दिए जाते हैं? जो एक सांसद के अधिकार होते हैं वे सभी अधिकार महान्यायवादी को दिए जाते हैं। इसके अलावा महान्यायवादी को सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। सीमाएं कैसी हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद ने इन्हें एक वकील नियुक्त किया था अपने लिए पैरवी के लिए, यानी भारत सरकार की पैरवी के लिए। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकते हैं जो भारत सरकार के विरुद्ध हो। यानी भारत सरकार के खिलाफ ये किसी भी व्यक्ति को कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की बिना अनुमति के ये आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि ये किसी भी केस को नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किसी भी अन्य मामले की सुनवाई करेंगे जो भारत सरकार के मामलों से बिल्कुल अलग होगा। अगर उनकी सुनवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले केंद्र सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ बिना सरकार की अनुमति के कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या निगम होते हैं, वो अपने लीगल एडवाइजर के रूप में किसी न किसी एडवोकेट को रखते हैं। तो महान्यायवादी जो है ऐसी किसी भी बड़ी कंपनी या निगम में निदेशक का पद धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये बॉन्डिंग नहीं दी गई है कि ये बिल्कुल ही धारण नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब तक ये सरकार की परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक किसी भी कंपनी या निगम के निदेशक या डायरेक्टर के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें कि भारत के सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़। भारत के सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? KK वेणुगोपाल। वेणुगोपाल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सरकार के विधिक या कानूनी अधिकारियों के बारे में। जैसे कि केंद्र सरकार में सबसे बड़े कानूनी या विधिक अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी, जिनके बारे में अभी आप पढ़ रहे थे। उसी प्रकार से राज्य सरकार में होते हैं महाधिवक्ता, जिन्हें आप एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। तो इनके वरीयता क्रम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर केंद्र सरकार के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार में सबसे बड़े विधिक या कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद में होते हैं सॉलिसिटर जनरल। इसके बाद में आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो सबसे पहला वरीयता क्रम किसका है? पहले नंबर पे कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें हम क्या बोलते थे? महान्यायवादी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं सॉलिसिटर जनरल। तीसरे नंबर पर आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो सबसे पहले विधिक या सबसे बड़े कानूनी अधिकारी कौन हो गए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद में जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो इनकी हेल्प के लिए रखे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल को विधिक या कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल को रखा जाता है। और फिर
इन दोनों को, उपयुक्त दोनों को, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों को विधिक या कानूनी मामलों में सहायता देने के लिए, हेल्प देने के लिए किसे रखा जाता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी संख्या यानी अटॉर्नी जनरल की संख्या होती है 1, ठीक है। भारत सरकार का एक ही सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी होता है, वो होता है महान्यायवादी। उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, इनकी संख्या भी एक ही होती है, ठीक है। इसके साथ में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 या 4 की संख्या में ये रखे जा सकते हैं। वहीं अब एक बात आती है एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल इन्हें कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य को विधिक या कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता के पद का सृजन किया जाएगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल की कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो जो कार्यप्रणाली केंद्र स्तर पर महान्यायवादी की होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है, वही कार्यप्रणाली, वही बिल्कुल सेम कार्यप्रणाली जो होती है वो महाधिवक्ता की राज्य स्तर पर होती है। कहने का मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी भारत सरकार के लिए जो कार्य करते हैं वही कार्य महाधिवक्ता द्वारा, एडवोकेट जनरल द्वारा राज्य सरकार के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आज का क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।